कक्षा 12वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय का नाम विद्युत धारा। ये तीसरा अध्याय है और इस अध्याय से एग्ज़ाम में आंकिक प्रश्न लगभग 80-90% चांस रहते हैं कि आता है। तो चलिए इसमें हम आंकिक प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और उनको समझते हैं कि किस किस तरह के आंकिक प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं, जो NCERT बुक के ही हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। ये हैं आंकिक प्रश्न अध्याय 3 विद्युत धारा के। 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट DC स्रोत से चार्ज किया जाता है। चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? तो इस तरह का प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिखते हैं। तो ये जो 8 वोल्ट दिया है ये विद्युत वाहक बल है संचायक बैटरी का, तो हम इसको E से लिख दिए, E बराबर 8 वोल्ट। इसके बाद इसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है ये, तो आंतरिक प्रतिरोध को लिखते हैं स्मॉल r से, तो स्मॉल r बराबर हो गया 0.5 ओम। फिर ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जोड़ा गया है। प्रतिरोधक माने प्रतिरोध का को दर्शाते हैं कैपिटल R से, तो ये हो गया 15.5 ओम, ये वाला लिख दिए। अब चार्जिंग स्रोत का विद्युत वाहक बल, तो जिस वोल्टेज से हम इसको चार्ज कर रहे हैं वो कितना है? 120 वोल्ट। तो यहाँ पर चार्जिंग स्रोत का 120 वोल्ट रख दिए। अब हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है E/R + R। कहना चाहिए धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो चलिए इसको आगे देख लेते हैं कि कैसे कैसे हल करना है। तो ये जितना मान है ये सभी मान जो है हम इसमें से क्वेश्चन से अलग अलग कर लेंगे, पहले दिया में है। अब यहाँ पर ये सूत्र लगाए हैं धारा बराबर विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो चलिए इसमें मान रखते हैं। तो ये लिखे I और ये 120 - 8 हो गया। 120 - 8 क्यों हो गया? क्योंकि हम सप्लाई कितना दे रहे हैं उसको, स्रोत में चार्ज कितने से कर रहे हैं? 120 से, तो 120 हो गया। और जो बैटरी है वो उससे कितना ले रही है? 8 वोल्ट, तो 120 - 8 हो जाएगा ये। अब यहाँ कैपिटल R का मान कितना है? 15.5 और स्मॉल r का मान कितना है? 0.5। इस तरह से हमको जो प्रश्न में दिया है उससे हमको इसका मान रख लेना है। बस इसमें भर ध्यान देना है कि जो हम चार्जिंग स्रोत ले रहे हैं और जो बैटरी का विद्युत वाहक बल है उसके वोल्टेज को घटा देंगे तो हमको प्रभावी वोल्टेज मिल जाएगा। अब यहाँ पर 120 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो गया? 112। 15.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो 16.0 होगा। 0.0 लगाने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से अब 16 से 112 का भाग 112 में भाग करेंगे तो 16 × 7 = 112, ये 7 आ गया। मतलब इसमें प्रवाहित धारा कितनी हो गई? 7 एम्पियर हो गई। अब उसमें पूछता है कि चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टता कितनी होती है। तो ये सूत्र होता है टर्मिनल वोल्टता का V बराबर E + IR। अब यहाँ समझना है कि ये प्लस कभी लगता है कभी माइनस लगता है। यदि हम यहाँ स्रोत से धारा लेते हैं तब यहाँ टर्मिनल वोल्टता जो होती है माइनस में होती है और चार्ज करते समय इसको हम किस में लेते हैं? प्लस में लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिलहाल उस बैटरी को चार्ज कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस। तो V बराबर E + IR हो गया। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो E का मान मतलब बैटरी का हम निकाल रहे हैं टर्मिनल वोल्टता, तो बैटरी का कितना था वोल्टेज? 8। I का मान देख लीजिए कितना आया था? 7। और आंतरिक प्रतिरोध का मान कितना दिया था? 0.5। तो इस तरह से हम करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं कि 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 7 × 5 = 35, तो 3.5 आ जाएगा। 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 × 3 = 11.5 है, 0.5 भी लिख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता चार्ज करते समय कितनी हो जाएगी? 11.5 वोल्ट। इस तरह से सवाल करना है और इस चैप्टर से अक्सर सवाल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इन सवालों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न फिर से समझते हैं इसमें क्या है। दूसरा प्रश्न 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को
किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान और टर्मिनल वोल्टता, दो चीज़ें पूछ रहा है इसमें, हमको वो चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं E बराबर 10 वोल्ट, यहाँ से ले लिए, विद्युत वाहक बल को 10 E से दर्शाते हैं, 10 वोल्ट ये लिख लिए। फिर ये R बराबर 3 ओम, ये क्वेश्चन में लिखा है 3 ओम, तो यहाँ पर 3 ओम लिख लिए। फिर यहाँ I बराबर, जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही 0.5 एम्पियर, तो I बराबर 0.5 एम्पियर हो गया। हम जानते हैं, अब धारा का सूत्र पीछे भी आप अभी पहले नंबर के क्वेश्चन में देखें, वही सूत्र लिखा है यहाँ। तो यहाँ I बराबर कितना हो जाएगा, E माने विद्युत वाहक बल और बटे में क्या हो गया, कुल प्रतिरोध। इसमें से हमको कैपिटल R निकालना है, तो उसके हिसाब से सूत्र बना लेते हैं। तो देखिए, इसको हम जो है इधर पक्षांतर कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा R प्लस R, और I को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा E बटे I। इस तरह से सूत्र बना दिए। अब ये जो प्लस R है, इसका पक्षांतर कर दिए हैं, तो ये हो गया माइनस R। अब आगे हल करके देखते हैं, हम मान रख देते हैं। तो कैपिटल R की जगह तो कैपिटल R ही लिख दिए, इसी को उतार दिए। E की जगह E का मान कितना है, 10 वोल्ट क्वेश्चन में दिया है, उसको लिख दिए। फिर यहाँ पर I का मान है, तो I का मान कितना दिया है, 0.5, ये देख लीजिए, I का मान 0.5 तो वो लिखा है। फिर स्मॉल r का मान 3 दिया है, तो 3 लिख लिए। इस तरह से हमको इसको आगे देखना है। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ यदि हम दशमलव हटाएंगे इसका 0.5 का, ऊपर 10 था तो एक शून्य बढ़ जाएगा, 100/5 हो गया, और ये -3 है तो वही लिख दिए हैं। अब यदि हम 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20 पंचे 100 होता है, तो ये 20 आ गया, ये -3 है। 20 में 3 घटाएंगे तो 17 ओम हो गया। तो इसमें जो पूछा था कि प्रतिरोधक का मान क्या है, ये क्वेश्चन में, तो प्रतिरोधक का मान कितना आ गया, 17 ओम। इस तरह से यहाँ पर हम प्रतिरोधक का मान निकाल लिए हैं। अब आगे का प्रश्न देख लेते हैं इसमें। तो आगे के प्रश्न में इसमें पूछता है कि टर्मिनल वोल्टता का मान कितना है। तो टर्मिनल वोल्टता के लिए यहाँ पर सूत्र है V बराबर E माइनस IR। अब पिछली बार हम प्लस लगाए थे, इस बार माइनस लगाए हैं, और है टर्मिनल वोल्टता ही का ही सूत्र। तो कब प्लस लगाना है, कब माइनस, ये ध्यान रखना है। जब हम सेल का या विद्युत वाहक बल के स्रोत का उपयोग करते हैं तो हम उसमें माइनस लगाते हैं, और वहाँ पर हम चार्ज कर रहे थे इसलिए वहाँ क्या लगाते हैं, प्लस। तो चार्ज करते समय जब पूछा जाएगा तो यहाँ प्लस का सूत्र लगाएंगे, और जब हम चार्ज नहीं करेंगे, कुछ उसमें से जोड़ करके कुछ चलाएंगे, तब क्या लगेगा, माइनस लगेगा। तो चलिए E की जगह पर हम ये 10 उतार ही दिए हैं। I का मान उसमें दिया था 0.5, तो 0.5, और स्मॉल r का मान 3 दिया था, तो ये 3 रख दिए हैं। अब इसमें 10 की जगह 10 रख दिए हैं, और इसका गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, एक अंक बाद 1.5 हो गया। फिर 10 में से घटाएंगे 1.5, तो ऐसा घटा लेंगे। 10 लिखा है, 10 यहाँ पर शून्य अलग कर लेंगे, और यहाँ कर लेंगे 1.5, और इस तरह से इसको घटा देंगे। तो 10 में से 5 गया, कितना हो गया, 5, और यहाँ ये 2 हो जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा, 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, 8.5 वोल्ट। तो ये टर्मिनल वोल्टता हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न इसका। और बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। NCERT के प्रश्न हैं और परीक्षा में ये अक्सर आते हैं, इस चैप्टर से आंकिक प्रश्न पूछा जाता है। तो तीसरा प्रश्न है, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 × 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस प्रति डिग्री सेल्सियस। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। तो इसमें से जो जो ज्ञात है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो R1 है ये पहला प्रतिरोध है 100 ओम। तो यहाँ पर हम ये लिख दिए 100 ओम। और जब 100 ओम था तो ताप कितना था, T1 बराबर ये 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 बराबर हम ये लिख दिए 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा जब प्रतिरोध है वो कितना है 117, तो R2 बराबर हो गया 117। और यहाँ जो प्रतिरोध ताप गुणांक है इसको किससे लिखते हैं, अल्फ़ा से, तो ये अल्फ़ा लिख लिए। इतनी चीज़ें हमको छांट लेना है क्वेश्चन से। दोनों प्रतिरोध हैं, एक बार R1 एक बार R2, एक ताप दिया है T1 27 डिग्री सेल्सियस, और अल्फ़ा का मान ये दिया है। अब हमको इसमें ताप पूछ रहा है कि कितने ताप पर ये जो प्रतिरोध है 100 से कितना हो जाएगा 117। तो चलिए एक सूत्र होता है, इसको देखते हैं। ये अल्फ़ा बराबर प्रतिरोध ताप गुणांक का ये सूत्र होता है। इस सूत्र को देखिएगा, अल्फ़ा बराबर R2 माइनस R1 और नीचे R1 T2 माइनस T1, ये सूत्र होता है।
अब इस सूत्र में हम क्या किए हैं तो देख लीजिएगा, ये जो T2 माइनस T1 है इसको हम यहाँ पक्षांतर कर लिए तो ऊपर आ गया, और अल्फ़ा को कहाँ जाने दिए हैं, नीचे। तो इस तरह से यहाँ पर मान, इसका सूत्र को हम यहाँ पर बना लिए हैं। सूत्र बनाने के बाद हम इसमें मान रखेंगे, तो देखिए कैसे कैसे मान रखे हैं। ये T2 का मान हमको पता नहीं है तो निकालना है, तो यही रख दिए। T1 का मान कितना है, 27। पहला ताप ये देख लीजिए, T1 का मान 27 है तो यहाँ से उतार दिए। फिर यहाँ R2 है, R2 का मान देखिए 117 है तो यहाँ 117 उतार दिए हैं। फिर यहाँ माइनस लगा है, माइनस उतार दिए हैं। फिर ये R1 लिखा है, R1 का मान 100 ओम है, यहाँ 100 ओम लिख दिए हैं। फिर यहाँ R1 है, R1 का मान 100 है तो 100 लिख दिए हैं। यहाँ अल्फ़ा है, अल्फ़ा का मान देखिए 1.7 × 10⁻⁻4 है तो 1.7 × 10⁻⁻4, इस तरह से यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं कि कैसे कैसे ये आगे आएगा। तो चलिए हल करने के तरीके को समझते हैं। यहाँ समझना है कि 117 में 100 चला गया तो क्या बचेगा, 17। देखिए एक स्टेप मुझे यहाँ पर और करना था, ये किए नहीं तो इसको समझ लेना है। यहाँ पर जो 117 था उसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 17, और बटे में कितना हो जाएगा, ये 100 तो मेरे पास था ही, गुणे कितना हो गया 1.7, और ये जो 10 की घात -4 है ऊपर जाके ये हो जाएगी 10 की घात +4। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो 117 में 100 घटाएंगे तो ये 17 आ जाएगा। फिर यहाँ 100 को 100 ही लिख दिए, 1.7 को 1.7 ही लिख दिए, 10 की घात -4 को ऊपर लिखेंगे 10 की घात 4 हो जाएगा। अब हम क्या किए हैं, यहाँ 17 तो ये 17 लिख दिए हैं, इसके बाद यहाँ 10 की घात 4 है तो 4 शून्य उतार दिए हैं, 1 2 3 4। अब एक शून्य एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 1.7 है तो इसका भी दशमलव हटा दिए हैं, तो इस तरह से ये शून्य हो गया। अब यदि हम इसमें से देखेंगे तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये शून्य है, इस शून्य से कट जाएगा, ये शून्य है, इस शून्य से कट जाएगा, और ये 17 जो है 17 से कट गया। तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा और 3 शून्य बचे, तो ये हो जाएगा 1 और 3 शून्य मतलब 1000। अब हम ये क्या करेंगे कि ये जो -27 है इधर पक्षांतर कर देंगे, तो पक्षांतर करने पर ये हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। तो इस ताप पर उसका प्रतिरोध 100 से 117 ओम हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न समझते हैं। तो चौथा प्रश्न किस तरह से है, एक तार को लंबाई के लंबवत 3 भागों में बांटकर 3 टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ने पर नए संयोजन का प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि माना तार का प्रतिरोध क्या है, R, इसके लंबाई के लंबवत 3 भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग में बराबर प्रतिरोध हो जाएगा R/3। पहले भाग का भी हो जाएगा R/3, दूसरे भाग का भी R/3, तीसरे भाग का भी R/3। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है R1 का मान भी कितना हुआ, R/3, R2 का मतलब दूसरे टुकड़े का भी प्रतिरोध कितना हुआ, R/3, और ये तीसरे टुकड़े का भी हो गया R/3। मतलब एक तार को 3 टुकड़े में बांटा गया तो इसका प्रतिरोध इतना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब ये समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो प्रतिरोध का सूत्र ये होता है 1/R' बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, तो यहाँ 1/R' रख दिए, R1 का मान भी R/3 है, ये देख लीजिए, R2 का मान भी R/3 है, R3 का मान भी R/3 है, तो यहाँ दो इन सब का मान रख दिए। मान रखने के बाद ये जो बटे का 3 है ऊपर चला जाएगा, 3/R 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 इस तरह से आ जाएगा। तो 1/R' बराबर इनको जोड़ेंगे तो 9/R हो जाएगा, और ये R' बराबर हो जाएगा R/9। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रतिरोध 1/9 गुना हो जाएगा। हालांकि इस बार प्रतिरोध का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन सिलेबस में नहीं है, तो ये सवाल आने की कम संभावना है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। तो 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या है, ये है 5वां। 2 चालक समान पदार्थ के बने हैं, इनकी लंबाई भी समान है। ए चालक 1 मिलीमीटर व्यास का ठोस तार है और बी चालक 2 मिलीमीटर बाह्य व्यास
तथा 1 मिलीमीटर आंतरिक व्यास की खोखली नलिका है। दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात ज्ञात करिए। तो इस तरह से ये प्रश्न है। दोनों के पदार्थ समान है, लंबाई समान है, लेकिन इनके व्यास अलग अलग है। एक ठोस तार है और एक खोखली तार है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। ए तार का प्रतिरोध, तो ये जो प्रतिरोध का सूत्र होता है ये होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये अपॉन में क्या होता है, ए होता है। तो यही सूत्र लगा दिए हैं। पहली तार का है तो यहाँ पर ए लिख दिए हैं, लंबाई में ए नहीं लिखे क्योंकि लंबाई समान नहीं है, और यहाँ पर ए लिख दिए क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो ए का हो गया। इसी तरह से बी तार के लिए निकालेंगे तो पूरा सूत्र यही रहेगा। ये जो हम सब स्क्रिप्ट में नीचे नीचे ये ए लिखे हैं, माने ए तार के लिए ये भी क्षेत्रफल है ए तार के लिए, उसकी जगह पर हमको क्या लिख देना है, बी लिख देना है। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों समीकरण को भाग करते हैं। तो जब हम भाग करेंगे आर ए के बटे में तो क्या हो जाएगा, ये आर ए अपॉन आर बी, तो ये लिख दिए आर ए अपॉन आर बी। जब हम इनको बटे में करेंगे, ये वाला बटे में होगा तो ये रो और ये रो कट जाएगा, यहाँ से एल और एल कट जाएगा। लेकिन ये बटे में है तो ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। माने ए बी अपॉन हो जाएगा ए ए, और ये बी को समझना है, उसके नीचे लिखा है, माने बी तार का क्षेत्रफल, ए तार का क्षेत्रफल, इसको ये समझना है। अब यहाँ पर हम आर ए अपॉन आर बी कर दिए, तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो खोखली नलिका का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई R2 माइनस R1 का स्क्वायर। यहाँ पर जो सूत्र लगा है वो क्या है, पाई R2 लिख देता हूँ, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, जो भी ऐसे लिखना हो। और जो ठोस नलिका है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो R है ये तो कट गया। अब यहाँ R2 का मान कितना है, 2 मिलीमीटर, तो यहाँ लिख दिए हैं 2 मिलीमीटर, यहाँ 2 मिलीमीटर का वर्ग हो गया। फिर माइनस 1 मिलीमीटर, तो यहाँ 1 मिलीमीटर का वर्ग हो गया। और यहाँ R1 का मान देख लेते हैं कितना, 1 मिलीमीटर, तो 1 लिख दिए हैं। इस तरह से यहाँ लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ बटे में 1 ही आ जाएगा। तो इनका जो अनुपात है प्रतिरोधों का आर ए अपॉन आर बी का, वो कितना हो जाएगा, 3/1। इस तरह से हमको ये 5वां प्रश्न हल करना है। चलिए अब इसके 6वें प्रश्न में पहुंचते हैं। 6वां प्रश्न क्या है, ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखना ही, एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 15 मीटर लंबे एवं 6 × 10⁷ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है। इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया है। प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो चलिए जो हमको इसमें दिया है सबसे पहले नोट करते हैं। तो ये जो 15 दिया है ये तार की लंबाई है, इसको L बराबर लिख देंगे क्या, 15 मीटर। फिर ये 6 × 10⁻⁷ मीटर कर दिया, अनुप्रस्थ काट दिया है, अनुप्रस्थ काट का माने क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा A, और ये 6 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। फिर इसका जो प्रतिरोध दिया है वो कितना दिया है, 5 ओम, तो R बराबर कितना हो गया, 5 ओम। अब इसमें से हमको क्या पूछता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो हम जानते हैं पदार्थ की प्रतिरोधकता का सूत्र जो होता है ये होता है रो बराबर RA अपॉन L। ये सूत्र यहाँ पर लगाना है, ये बटे में L है, एक नहीं समझना है इसको, L है। अब इस सूत्र में मान रखते हैं, तो रो की जगह रो रख दिए। R का मान कितना दिया था, 5, ये देख लीजिए R का मान यहाँ से उठा के हम रख दिए हैं 5। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा, A का मान कितना है, 6 × 10⁻⁷, तो यहाँ A की जगह लिख दिए 6 × 10⁻⁷। फिर बटे में क्या है 15, L, तो यहाँ पर क्या लिख दिए हैं 15। इस तरह से हम करें हैं। अब यहाँ पर काटेंगे तो ये 5 तिहाई 15 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया। तो इस तरह से ऊपर क्या बचा, 2 × 10⁻⁷। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, या मात्रक न बने क्योंकि मात्रक नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाएगा, तो इससे भी निकाल सकते हैं इस सूत्र से। R का मात्रक ओम हो गया, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया, ये इसके साथ भी दिया है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओम मीटर। इस तरह से इसको हल करना है। आगे का प्रश्न देख लेते हैं, 7वां वाला।
तो 7वां प्रश्न है, देखते हैं। सामर्थ्य 50 वाट एवं 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना कीजिए यदि इनकी वोल्टता समान है। तो एक 50 वाट का बल्ब का है, तो यहाँ पर जो सूत्र होता है प्रतिरोध का, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन ये शक्ति का वी स्क्वायर अपॉन R1 होता है। ये कैसे आ गया, चलिए इस सूत्र को भी देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो शक्ति का सूत्र होता है विद्युत शक्ति का, P बराबर होता है V इंटू आई। लेकिन इस सूत्र में हमको तो धारा दिया नहीं है, वोल्ट समानता दिया है, तो V लिख दिए और I का जो सूत्र होता है वो V अपॉन R होता है। I की जगह ये लिख सकते हैं। ये कैसे आ गया भाई, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R, इधर पक्षांतर कर दोगे तो ये हो गया I। तो इस तरह से यहाँ पर I की जगह पर ये रख दिए, तो सूत्र क्या बन गया, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन R। तो यही सूत्र को हम लिखे हैं, एक बार पहले बल्ब के लिए लिखे हैं। तो P1 बराबर वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया R1। अब V में 1 नहीं लगाए क्योंकि इनकी वोल्टता क्या है, समान है। तो P1 का मान कितना है 50, वी स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर ही लिख दिए R1। ये पहला समीकरण हो गया। अब 200 वाट बल्ब के लिए है तो यही सूत्र लगाएंगे, केवल P2 लिख देंगे, यहाँ R2 लिख देंगे, V में कुछ ना लिखेंगे, इस सूत्र ही लिख देंगे वी स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि वोल्टता समान है। अब P2 का मान 200 है तो यहाँ 200 लिख दिए, ये V2 स्क्वायर अपॉन R1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से भाग करेंगे। तो भाग करने का मतलब ये है कि ये पहला वाला है, ये 50 लिख दिए, दूसरा वाला समीकरण है बटे में 200 लिख दिए। अब इसमें से पहले में भाग करेंगे, देख लीजिए इसको भाग करेंगे फर्स्ट से सेकेंड को, तो यहाँ से मैं ऐसे कर देता हूँ, तो V स्क्वायर और V स्क्वायर कट जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा और ये जो बटे वाला R1 है नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से R2 अपॉन क्या हुआ R1, इनको भाग करने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग करने पर। अब यहाँ R2 अपॉन R1, तो 50 में 200 का भाग करेंगे तो 50 चौको 200, 1/4, या इधर लिख दें इधर लिख दें। लेकिन ये दूसरे में पहले का रेशियो है, पहला प्रतिरोध ऊपर कर लेंगे तो R1 को ऊपर करेंगे, R2 को नीचे करेंगे, सीधा करेंगे कहना चाहिए। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो 1/4 भी उल्टा होकर के क्या हो जाएगा 4/1। तो इनके जो प्रतिरोधों का अनुपात हो जाएगा R1 अपॉन R2, वो कितना हो जाएगा 4/1 हो जाएगा। और इस तरह से हमको ये सवाल करना है। तो इन सवालों को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इस चैप्टर से जो है परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, आंकिक प्रश्न। थैंक यू।